बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए टॉपिक के साथ हाजिर है। आज का टॉपिक जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और तमाम स्टूडेंट के लिए इसकी जो है इम्पॉर्टेंस अपनी जगह पे है। तो आज का टॉपिक बेसिकली इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली क्या है? रेनेसांस एज इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, या चेंजेस इन द रेनेसांस एज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, या अर्ली मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज, या अर्ली मॉडर्न इंग्लिश एज और न्यू इंग्लिश पीरियड or main variation or changes in the Renaissance age of English language। यानी Renaissance age में जितने भी चेंजेस या इंग्लिश के अंदर जो जो तरक्कियाँ या जो जो चेंजेस हुए थे इंग्लिश लैंग्वेज में, कौन कौन सी जो है एडवांसमेंट आ चुकी थी, वो सारे के सारे इस लेक्चर में मैं आप लोग के सामने रख रहा हूँ। तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीन की तरफ आ जाए। जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं इंट्रोडक्शन में द रेनेसांस पीरियड इन इंग्लैंड विच स्पैन roughly from the 14th century to 17th century was a time of significant change in the English language। Here are some of the key changes that occurred during this period। इसके बाद जो है नी स्टेप बाय स्टेप उसके जो है जितने भी चेंजेस है, चाहे वो ग्रामर के साथ रिलेटेड है, चाहे वो स्पेलिंग के साथ, चाहे वो वोकैबुलरी के साथ, चाहे जो है यानी दूसरी चीज़ों को सारी के सारे मैं बताता हूँ। लेकिन यहाँ पे एक बात जो है वाज़ेह करता चलूँ कि रेनेसांस पीरियड को इंग्लिश में थर्ड पीरियड ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज भी कहते हैं, और रेनेसांस एज को अर्ली मॉडर्न इंग्लिश एज भी कहा जाता है, और रेनेसांस एज को न्यू इंग्लिश पीरियड भी कहा जाता है। तो इसके अंदर जो साइलेंट कैरेक्टरिस्टिक है या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या मेन चेंजेस है या मेन वेरिएशन है, जिस टाइटल से भी आ जाए आप लोगों ने यही क्वेश्चन लिखना है। और सेकेंडली ये जो एज है बेसिकली ये 14th सेंचुरी से लेकर 17th सेंचुरी तक जो है यानी इसकी क्या है यानी इसका ड्यूरेशन है या इसका जो यानी स्पेन ऑफ लाइफ है यानी इसकी जो अरसा है या उसकी ड्यूरेशन जो है यानी 14 सदी से लेकर 17 सदी तक या 17th सेंचुरी तक इसकी ड्यूरेशन रही है। अब इसके बाद नंबर 2 यानी इसमें दूसरी बड़ी चेंज क्या थी? नंबर 1 एक्सपेंशन ऑफ वोकैबुलरी। इस दौर में जो था यानी जो रेनेसांस पीरियड है इंग्लिश लैंग्वेज में, इस दौर में वोकैबुलरी जो है बढ़ गई, क्योंकि जब भी नॉलेज या लैंग्वेज जो है फर्स्ट ऑफ ऑल मर्ज वजूद में आती है तो उसके साथ इतने वर्ड्स और इतने जो है नॉलेज नहीं होता, लेकिन वक्त के साथ साथ उसमें जो है इनोवेशन आती है, नए नए वर्ड्स आते हैं। तो इसी वजह से इस की एक्सपेंशन जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम हो जाती है, और उसमें ज़ख़ीरा अल्फाज वोकैबुलरी जो है यानी उसकी एक्सपेंशन जो है सेकंड पार्ट में आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पे। यानी ड्यूरिंग द रेनेसांस पीरियड द इंग्लिश लैंग्वेज सा अ वास्ट एक्सपेंशन ऑफ वोकैबुलरी पार्टिकुलरली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू वर्ड्स फ्रॉम लैटिन एंड ग्रीक। यानी लैटिन एंड ग्रीक चूँकि हमारा इंग्लिश लैंग्वेज के लिए बेस रखता है और उसकी वजह से जो है यानी उसकी मज़ीद भी वसअत हो गई, खासकर वोकैबुलरी यानी ज़ख़ीरा अल्फाज की सूरत में। मैनी स्कॉलर एंड राइटर ड्यूरिंग दिस टाइम वर वेल वर्स इन दीज क्लासिकल लैंग्वेजेस एंड sought to incorporate their knowledge into English। और उन्होंने कोशिश की है ये बहुत सारे जो है इन्हीं लैंग्वेजेस से और ख़ासकर क्लासिकल इन्हीं लैंग्वेजेस से उसको इन मुख्तलिफ नॉलेज को कन्वर्ट किया है इस इंग्लिश में। एज ए रिज़ल्ट और इसके नतीजे में मैनी न्यू वर्ड्स वर इंट्रोड्यूस टू द लैंग्वेज पार्टिकुलरली इन द फील्ड लाइक साइंस, मेडिसन एंड फिलासफी। यानी इन तीनों फील्ड में जो है काफ़ी सारे अल्फाज की वोकैबुलरी की एक्सपेंशन यहाँ पे जो है यानी हो चुकी है। और ये किस वजह से? क्योंकि एडवांसमेंट आ रही थी और मुख्तलिफ राइटर लैटिन और ग्रीक में मुख्तलिफ जो है यानी मुताला कर रहे थे, और उसकी वजह से यानी इंग्लिश की या इंग्लिश लैंग्वेज की एक्सपेंशन यानी पॉसिबल रही। अब थर्ड नंबर पे जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर। यानी ग्रामर और स्पेलिंग का पहला कोई इतना रूल्स रेगुलेशन नहीं था, लैटिन और ग्रीक से कुछ रूल्स लिए थे, लेकिन जो ही वक्त के साथ साथ वोकैबुलरी बढ़ती गई यानी उसूल आते गए, तो इसी तरह उसकी जो है मयारीपन जो स्पेलिंग आर्डर है यानी स्पेलिंग का तरीक़ाकार है या हिजे लिखना है या जो है स्पेलिंग लिखना है अल्फ़ाबेटिकल की सूरत में, और या ग्रामर है जो रूल्स रेगुलेशन उसमें फिर यानी लीनियंसी आ गई या उसके अंदर जो है काफ़ी अच्छापन
ज़ाहिर हुआ। एज लिटरेसी रेट्स इंक्रीज ड्यूरिंग द रेनेसांस, जो ही मतलब है यानी शरह ख्वानगी बढ़ती गई, तालीमी रेट जो है बढ़ता गया, लोग तालीम की तरफ आते गए, यानी जो ही वो रेनेसांस एज के दौरान बढ़ता गया, देयर वाज अ ग्रोइंग नीड फॉर स्टैंडर्डाइज्ड सिस्टम ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो यही एक ज़रूरत थी कि एक ख़ास किस्म का ग्रामर हो, सिस्टमेटिक स्पेलिंग हो। दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ डिक्शनरी, और इस चीज़ ने जो है डिक्शनरी की ज़रूरत महसूस किया, मुख्तलिफ़ किस्म की डिक्शनरी जो है पब्लिश हुए, एंड ग्रामर गाइड्स और ग्रामर की किताबें आई, विच हेल्प टू एस्टेब्लिश अ मोर कंसिस्टेंट सेट ऑफ रूल्स फॉर द इंग्लिश लैंग्वेज। और इस सब चीज़ ने एक मुसलसल रहने वाला एक रूल्स पे मबनी यानी एक सेट जो है इंग्लिश लैंग्वेज के लिए वजूद में ले आया। दिस वाज पार्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट इन पब्लिशिंग इंडस्ट्री विच रिलाइड ऑन स्टैंडर्डाइज्ड स्पेलिंग एंड ग्रामर टू प्रोड्यूस एक्यूरेट एंड रिलायबल टेक्स्ट। और इसी यानी रिलायबल ग्रामर की वजह से और रिलायबल और स्टैंडर्डाइज स्पेलिंग की वजह से हमें जो है काबिल एतबार टेक्स्ट जो है प्रोड्यूस और एक्यूरेट फॉर्म में जो है प्रोड्यूस करने, और लोगों की जोक दर जोक उसमें जो है यानी इस चीज़ को शामिल करते हैं। और इस तरह लैंग्वेज की वसअत जो थी या एक्सपेंशन जो थी वो इसी तरह एक एक चीज़ यानी ये जो इससे पहले जो अदवार थे उसमें इस स्टैंडर्डाइजेशन की तरफ इतनी तवज्जो नहीं, क्योंकि वो आगाज़ ही था और आगाज़ में इंसान के साथ इतनी जो है नफासत पसंदी नहीं होती, वक्त के साथ साथ चीज़ में जो है नफासत आ जाती है। अब 4 नंबर पे देखें, यानी असल जो रेनेसांस पीरियड की असल जो कामयाबी थी वो प्रिंटिंग प्रेस था, यानी जो इश्तिहारात यानी किताबें और मुख्तलिफ़ चीज़ों की पब्लिकेशन हो सकती थी। तो इसी वजह से जब उसकी एमरजेंस हुई, उसका इनेकाद हुआ, तो इसकी वजह से काफ़ी लोग जो है पढ़ने लिखने की तरफ आ जाए। द प्रिंटिंग प्रेस वाज इन्वेंटेड इन द 15th सेंचुरी एंड हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द इंग्लिश लैंग्वेज, और उसका बहुत गहरा असर है इंग्लिश लैंग्वेज में। विद द एबिलिटी टू प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ द प्रिंटेड टेक्स्ट क्विकली एंड चीपली, यानी सस्ते अंदाज से और जल्दी अंदाज से बड़े टेक्स्ट को जो है शाया करना। द प्रिंटिंग प्रेस हेल्प टू स्प्रेड, और इसी प्रिंटिंग प्रेस ने हमारी यानी उस इंग्लिश लैंग्वेज की मदद की कि वो इंग्लिश लैंग्वेज को क्या करे, यानी स्प्रेड आउट कर ले फार बियॉन्ड इट ट्रेडिशनल बॉर्डर, अपने रिवायती सरहदों से आगे यानी दूर जो है आगे जो है उसको फैला ले। दिस लेड टू द ग्रोथ ऑफ इंग्लिश एज अ ग्लोबल लैंग्वेज, और इसी प्रिंटिंग प्रेस की वजह से, किताबों की वजह से, लिटरेरी टेक्स्ट की वजह से ये इंग्लिश लैंग्वेज जो थी एक डायलेक्ट से और एक छोटी सी जबान से यानी क्या बन गई, ग्लोबल एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज बन गई, एंड हेल्प टू एस्टेब्लिश इट एज ए डोमिनेंट लैंग्वेज ऑफ द कॉमर्स, साइंस एंड डिप्लोमेसी, और इसी वजह से डिप्लोमेसी, साइंस और कॉमर्स की या तिजारत की जो है सबसे मौसर कुन जबान जो है साबित हो। इस प्रिंटिंग प्रेस का जो है इंग्लिश की यानी इंग्लिश के एक्सपेंशन में यानी मेन इम्पैक्ट रह चुका है। अब 5th नंबर पे आप लोग देख रहे हैं इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसांस ऑन लिटरेचर, यानी इस रेनेसांस पीरियड का क्या असर रहा लिटरेचर पे या इंग्लिश लिटरेचर पर। द रेनेसांस हैज अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द इंग्लिश लिटरेचर, पार्टिकुलरली विद द इमर्जेंस ऑफ द सोनेट फॉर्म, खासकर यानी जो मार्ज वजूद में आया शेक्सपियरियन एज में सोनेट फॉर्म में, यानी सोनेट फॉर्म इससे पहले ग्रीक में भी था, लेकिन ये जो सोनेट फॉर्म था, एंड द डेवलपमेंट ऑफ द इंग्लिश ड्रामा, और इंग्लिश ड्रामा many of the greatest works of the English literature was produced during the Renaissance period, including the plays of the William Shakespeare and the पोइट्री ऑफ जॉन मिल्टन। तो इस जॉन मिल्टन और विलियम शेक्सपियर के काम की वजह से खासकर रेनेसांस एज के दौरान इस इंग्लिश लिटरेचर पे काफ़ी असर रहा, क्योंकि अब किताबों की छपाई और उसके लिए जो है यानी प्रिंटिंग प्रेस जो है मौजूद भी थे, और उसी वजह से लोग जो थे इससे काफ़ी मुतासर हुए। तो रेनेसांस पीरियड में यानी इसका जो है यानी इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसांस ऑन लिटरेचर बहुत ज़्यादा, यानी इससे सिर्फ न इंग्लिश लैंग्वेज की एक्सपेंशन हुई बल्कि इंग्लिश लिटरेचर की भी काफ़ी एक्सपेंशन हुई, और इसी वजह से ज़बान जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द पासिंग एवरी डे, ये जो है इंक्रीज होता रहा और उसके अंदर जो है तब्दीली आती रही। अब जो है यानी ये तो 5th नंबर था। अब 6 नंबर पे आप लोग कंक्लूजन देख सकते हैं, यानी ओवरऑल द रेनेसांस पीरियड जो है वाज अ टाइम ऑफ ग्रेट चेंज, यानी अजीम या बड़ी चेंज या तब्दीली महसूस हो गई किस चीज़ में, इंग्लिश लैंग्वेज और लिटरेचर में, एंड इनोवेशन और नई नई शरई नवीसी हो गई इन द इंग्लिश लैंग्वेज, और द एक्सपेंशन ऑफ वोकेबलरी, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर, एमर्जेंस ऑफ द प्रिंटिंग प्रेस, एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ रेनेसांस ऑन लिटरेचर,
all help to shape the English language as we know it today। यानी जिसको आज हम इंग्लिश लैंग्वेज को जानते हैं, इस सब पे ये जो मैंने एक एक वर्ड आप लोग को समझाने की कोशिश की है, ये इस रेनेसांस पीरियड में कि उसकी स्पेलिंग की तरफ ख्याल दिया गया, फिर उसके रूल्स रेगुलेशन की तरफ ख्याल दिया गया, फिर उसके ग्रामर की तरफ, फिर उसके प्रिंटिंग प्रेस का रोल रहा, फिर उसकी वोकेबलरी, और ये सारी चीज़ें फिर इन लोगों ने है यानी इकट्ठे जो है यानी कलेक्टिवली एक एफर्ट्स किया और इस लैंग्वेज को बनाने में काफ़ी जो है यानी जो है फेजेस से गुजरना पड़ा, तब जाके ये ग्लोबल लैंग्वेज बन गई। नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद, यानी हमारा चैनल जो है हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग एम्पायर के टाइटल पे है, और हमारा फेसबुक पेज भी इस पे यानी टाइटल पे है। आप लोग हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर सकते हैं नए नए लेक्चर के लिए और डिमांड लेक्चर के लिए, और यूट्यूब से भी मुख्तलिफ लेक्चर के वहाँ आप लोग के सामने नोट्स की सूरत में मैं पेश करता हूँ। और इसी तरह जो हमारा इधर यूट्यूब चैनल है, आप लोग उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।